देखिए अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस। देखो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। मैंने आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन बताई थी। उस अकाउंटिंग की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि बिजनेस से रिलेटेड ऐसी सारी ट्रांजैक्शन जिसको अपन मॉनेटरी टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सबसे पहले उन सारी ट्रांजैक्शंस को अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो जर्नल में अपन ने पढ़ा कि हाउ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद उसका क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। तो क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है वो अपन ने पढ़ा चैप्टर किसमें, लेजर में। अब थर्ड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज समराइजेशन। जो हमारा थर्ड स्टेप है अकाउंटिंग का वो हमारा क्या कहलाता है, समराइजेशन। तो ये समराइजेशन कैसे होता है, तो समराइजेशन करने के लिए अपन बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। समराइजेशन करने के लिए अपन क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। तो जैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को बोलते हैं जर्नल, क्लासिफिकेशन करने के प्रोसेस को बोलते हैं लेजर, और ये जो समरी अपन बनाते हैं, समरी बनाने के प्रोसेस को बोला जाता है ट्रायल बैलेंस। तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि हाउ दिस ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। ये समरी कैसे बनाई जाती है, ये ट्रायल बैलेंस अपन किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो कल मैंने आपको लेजर अकाउंट बनाना सिखाए थे। तो मैंने एंड ऑफ लेजर अकाउंट बनाने के बाद अपन ने देखा था कि लेजर अकाउंट्स की क्लोजिंग कैसे की जाती है। तो कुछ लेजर अकाउंट होते हैं जिनके डेबिट बैलेंस होते हैं, कुछ लेजर अकाउंट होते हैं जिनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो अपन ये ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, ये फॉर्मेट है, दिख रहा है आपको फॉर्मेट। ऊपर लिखते हैं ट्रायल बैलेंस एज ऑन, जिस भी डेट को बना रहे हैं। ये सीरियल नंबर यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4, फिर नेम ऑफ अकाउंट, यहाँ पे अकाउंट का नाम आता है, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। जैसे सबसे पहले कैश अकाउंट था तो आप यहाँ लिखोगे कैश अकाउंट। तो फिर अगर कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस था तो आप उसको कहां पे लिखोगे, जो भी कैश अकाउंट का बैलेंस निकाला था, जो भी अपन ने कैश अकाउंट का बैलेंस निकाला था वो यहाँ पे डेबिट साइड में लिखोगे। मैंने कल आपको बताया था कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। अगर किसी लेजर अकाउंट की डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है, इट मींस उस लेजर अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। और अगर किसी लेजर अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है, इसका मतलब उसका क्रेडिट बैलेंस है। उसके बाद जैसे सपोज करो हमारा कैपिटल अकाउंट था, तो कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा था, तो जो भी क्रेडिट बैलेंस आ रहा था वो यहां लिखेंगे। और अगर आपने जर्नल एंट्री एकदम सही करी, उसके बाद उसकी लेजर पोस्टिंग सही करी, लेजर का बैलेंस एकदम सही करा, और यहाँ ट्रायल बैलेंस में भी अगर सारी एंट्री एकदम सही लिखी है, तो ये जो ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल है ये इक्वल आएगा। ये क्या आएगा, इक्वल आएगा। और अगर आपके इस ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल अगर इक्वल नहीं आ रहा, इट मींस कहीं ना कहीं कोई गलती करी है, दैट्स व्हाई ये ट्रायल बैलेंस का टोटल क्या आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है ना। तो पढ़िए क्या लिखा है, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है, इट इज अ समरी शीट। ये हमारी समरी शीट है। It is a summary sheet or statement of net debit. It is a summary sheet or statement of net debit and credit balance of all the ledger account is known as trial balance. ये एक summary sheet है। ट्रायल बैलेंस क्या है, एक summary sheet है या फिर एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर अपन क्या लिखते हैं, जो भी नेट डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आते हैं लेजर अकाउंट के, उसको लिखते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस क्या एक समरी शीट या स्टेटमेंट है। इट इज अ समरी शीट और स्टेटमेंट जिसमें हम अपने लेजर अकाउंट की जो नेट डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है उनको लिखते हैं। इट इज द थर्ड स्टेप ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। ये आपके अकाउंटिंग प्रोसेस का थर्ड स्टेप है। इट इज द थर्ड स्टेप ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। The total of debit and credit side of the trial balance should be equal। जैसे मैंने आपको बताया कि जो डेबिट और क्रेडिट साइड है ट्रायल बैलेंस की, ये क्या होनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। इफ देयर इज अ डिफरेंस, और अगर इक्वल नहीं आ रही, डिफरेंस आ रही है, इट मींस देयर आर सम अकाउंटिंग मिस्टेक और मैथमेटिकल एरर।
और अगर ये इक्वल नहीं आ रही इसका मतलब या तो आपने कोई अकाउंटिंग मिस्टेक करी है या कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है, दैट्स व्हाई ये ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं आ रहा। इफ बोथ साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज इक्वल, अगर ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हाँ एकदम 100% सब कुछ सही है। अभी अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कुछ गलती हो जाती है, गलती होने के बावजूद भी इस ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ जाता है। तो ट्रायल बैलेंस टैली हो गया इसका मतलब ये नहीं होता कि हाँ एकदम 100% अकाउंटिंग एक्यूरेसी है। कई बार कुछ गलती होने के बावजूद भी ये ट्रायल बैलेंस तो टैली कर जाता है। हाँ, और अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा इसका मतलब कुछ गलती, दैट्स व्हाई ये ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है। कोई गलती करी है इसलिए आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा। तो क्लियर है आपको? ट्रायल बैलेंस क्या है? एक समरी शीट या एक स्टेटमेंट है जिसमें हम नेट डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस लिखते हैं लेजर अकाउंट्स के, जिसको अपन बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ये आपका थर्ड स्टेप है अकाउंटिंग प्रोसेस का। और ये जो ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट है ये क्या होता है? इक्वल आता है। और इक्वल नहीं आ रहा इसका मतलब या तो कोई अकाउंटिंग एरर करिए या कोई मैथमेटिकल एरर करिए। और ट्रायल बैलेंस अगर टैली हो जाता है तो इट इज नॉट अ कंक्लूडिव एविडेंस कि हाँ हमारी अकाउंटिंग एकदम सही है। कुछ गलती होने के बावजूद भी ये ट्रायल बैलेंस कई बार टैली हो जाता है। अब जैसे कल अपन ने क्वेश्चन किया था, मैं आपको इस क्वेश्चन का ट्रायल बैलेंस बना के बताता हूं। ये क्वेश्चन अपन ने किया था कल इलस्ट्रेशन नंबर 1, मैं आपको इसका ट्रायल बैलेंस बना के बताता हूं। देखो कैसे बनता है। सबसे पहले अपन ऊपर लिखते हैं ट्रायल बैलेंस एज ऑन, जिस भी डेट को आप बना रहे हो। फिर आप यहां लिखोगे सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, उसके बाद आप यहां लिखोगे लेजर फोलियो नंबर, फिर यहां लिखोगे अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ये फॉर्मेट है ट्रायल बैलेंस का। अब देखो सबसे पहले कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ था? सबसे पहले आपका ये कैश अकाउंट इफेक्ट हुआ था और कैश अकाउंट का ये डेबिट बैलेंस आया था 1,48,050। कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा था कितना? 1,48,050। दोबारा समझ लीजिए कैसे पता चलेगा डेबिट है या क्रेडिट बैलेंस है। अगर किसी लेजर अकाउंट की डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है, इसका मतलब उस लेजर अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। उस लेजर अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। तो इसके लेजर अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा था कितना? 1,48,050। तो आप यहां लिखेंगे नंबर 1 कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस था कितना? 1,48,050। 1,48,050। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा अकाउंट था आपका? नेक्स्ट अकाउंट था आपका कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है कितना? 2 लाख। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कितना? 2 लाख। तो आप यहां लिखोगे नंबर 2 कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कितना? 2 लाख। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कितना? 2 लाख। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ था कैपिटल के बाद? फर्नीचर अकाउंट।
तो फर्नीचर अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा था कितना 20,000। तो यहां लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा था कितना, फर्नीचर अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा था कितना 20,000। फर्नीचर अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा था कितना 20,000। फर्नीचर अकाउंट के बाद नेक्स्ट क्या था आपका, फर्नीचर के बाद नेक्स्ट हमारा परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा था 1,11,000। परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा था, तो अपन यहां लिखेंगे परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा था कितना 1,11,000। डेबिट बैलेंस आ रहा था कितना 1,11,000। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा अकाउंट था, विशाल ट्रेडिंग। इसका कोई भी बैलेंस नहीं था, विशाल ट्रेडिंग अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं बचा था, दोनों बराबर आ गए थे 25-25। तो इसका कोई बैलेंस नहीं है, तो इसको ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखना। मोहन गारमेंट्स का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 8,000। मोहन गारमेंट्स का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 8,000। तो अपन यहां लिखेंगे मोहन गारमेंट्स अकाउंट और इसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा था, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे कितना 8,000। उसके बाद परचेज रिटर्न है, तो परचेज रिटर्न अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा था 5,000। परचेज रिटर्न अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो परचेज रिटर्न अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कितना 5,000। परचेज रिटर्न अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कितना 5,000। फिर डिस्काउंट रिसीव का क्रेडिट बैलेंस है 1,200। डिस्काउंट रिसीव का क्रेडिट बैलेंस है 1,200। डिस्काउंट रिसीव का क्रेडिट बैलेंस है कितना 1,200। उसके बाद सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है कितना 79,000। सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है कितना 79,000। सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो गया कितना 79,000। उसके बाद हीरो लिमिटेड का डेबिट बैलेंस है कितना 18,000। हीरो लिमिटेड का डेबिट बैलेंस है कितना 18,000। हीरो लिमिटेड का डेबिट बैलेंस है कितना 18,000। उसके बाद हीरो लिमिटेड के बाद ड्राइंग अकाउंट, तो ड्राइंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 14,000। ड्राइंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस है कितना 14,000। तो यहां लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट, तो ड्राइंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस है कितना था, डेबिट बैलेंस 14,000। ड्राइंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस था कितना 14,000। डिस्काउंट अलाउड, इसका भी डेबिट बैलेंस है कितना 150। डिस्काउंट अलाउड का डेबिट बैलेंस है कितना 150। तो यहां लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, इसका डेबिट बैलेंस है कितना 150। डेबिट बैलेंस है 150। उसके बाद रेंट अकाउंट, ये पवन ब्रदर्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 24,000। पवन ब्रदर्स का क्रेडिट बैलेंस है 24,000। तो यहां लिखेंगे पवन ब्रदर का क्रेडिट बैलेंस है कितना, क्रेडिट बैलेंस है 24,000। फिर रेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है कितना 2,000। रेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है कितना 2,000। तो यहां लिखेंगे रेंट अकाउंट, इसका डेबिट बैलेंस है कितना 2,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका सैलरी अकाउंट, तो सैलरी अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है कितना 4,000। तो यहां लिखेंगे अपन सैलरी अकाउंट, और सैलरी अकाउंट का डेबिट बैलेंस है कितना
4000 क्या है? डेबिट बैलेंस है। लिख दिए सारे अकाउंटों के बैलेंस, सारे अकाउंटों के बैलेंस अपन ने लिख दिए। अब इसका अपन टोटल करेंगे। तो ये आ रहा है 3,17,000, मतलब जो भी टोटल आएगा, ये दोनों टोटल अगर अपन ने जर्नल एंट्री सही करी, लेजर पोस्टिंग सही करी, उनका बैलेंसिंग सही करा, और फिर अगर अपन ने एकदम सही यहाँ पे लिखा है, एकदम सही तरीके से अगर अपन ने यहाँ पे इसको ट्रायल बैलेंस में लिखा है, तो इस ट्रायल बैलेंस का ये जो डेबिट और क्रेडिट है, ये क्या होगा? इक्वल आ जाएगा। ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ जाएगा अगर सब कुछ सही किया होगा तो। ये टोटल आ रहा है इसका 3,17,200। और ये भी आ रहा है टोटल 3,17,200। तो दोनों टोटल बराबर आ रहे हैं, मतलब मैंने जर्नल एंट्री सही पास करी, मैंने लेजर पोस्टिंग एकदम सही पास करी, मैंने उसकी बैलेंसिंग भी एकदम सही करी, और फिर मैंने इसको ट्रायल बैलेंस भी एकदम सही लिखा, इसलिए दोनों टोटल इक्वल आ रहे हैं। तो ये होता है ट्रायल बैलेंस। अब बात आती है एग्जाम में, बहुत रेयर होता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में जिसमें आपसे कहा जाए कि बोले पहले इसका जर्नल एंट्री पास करो, बोले फिर उसके बाद इसकी लेजर पोस्टिंग करो, फिर इसकी बैलेंसिंग करो, और बोले फिर इससे ट्रायल बैलेंस बनाओ। बहुत रेयर चांस होते हैं ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। तो बात आती है फिर ट्रायल बैलेंस में से क्वेश्चन आते कैसे हैं, ये जो ट्रायल बैलेंसेस में से क्वेश्चन आएंगे कैसे? तो क्या होता है, ट्रायल बैलेंस में से क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको अकाउंटों के नाम दे रखे होते हैं, जो भी आपके अकाउंट हैं उनके नाम दे रखे होते हैं, जैसे कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेंट अकाउंट, और उनके आगे उनका बैलेंस लिखा होता है। इस तरीके से उनका बैलेंस लिखा होता है। और फिर आपसे कहता है कि बोले इसका ट्रायल बैलेंस बनाओ, ये जो आपको अकाउंटों के नेम दे रखे हैं और ये जो इनके बैलेंसेस दे रखे हैं, इससे ट्रायल बैलेंस बनाओ। तो क्या होता है, कुछ अकाउंट होते हैं जिनके हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं, और कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जिनके हमेशा क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो अगर आपको पता हो कि ऐसे कौन से अकाउंट हैं जिनके हमेशा डेबिट बैलेंस होंगे और ऐसे कौन से अकाउंट हैं जिनके हमेशा क्रेडिट बैलेंस होंगे, तो बहुत इजीली अपन बता सकते हैं। जैसे भी यहाँ पे अगर मेरे को पता लग जाए किसके डेबिट बैलेंस हैं, तो मैं अकाउंट का यहाँ पे नाम लिखूंगा, और अगर उसका डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में लिख दूंगा, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में लिख दूंगा। तो कुछ ऐसे अकाउंट होते हैं जिनके हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं, कभी क्रेडिट नहीं होता, और कुछ ऐसे अकाउंट होते हैं जिनके हमेशा क्रेडिट बैलेंस होते हैं, कभी डेबिट नहीं होते। तो ये कुछ अकाउंटों की ऐसे मैंने लिस्ट दे रखी है, ये आपको लर्न करने हैं कि ये ऐसे अकाउंट हैं जिनके हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं, कभी भी इन अकाउंटों का क्रेडिट बैलेंस नहीं होता। यानी ये जो लेजर अकाउंट आपको दिख रहे हैं, इन अकाउंटों की हमेशा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा और क्रेडिट साइड का टोटल कम आएगा। और अगर इसका उल्टा हो रहा है, मतलब आपने गलती करी इसलिए उल्टा हो रहा है। अदरवाइज एज पर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन अकाउंटों के हमेशा डेबिट बैलेंस आते हैं, कभी इनका क्रेडिट बैलेंस नहीं आता है। तो ऐसे कौन से अकाउंट हैं जिनके हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं? परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड, हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। एक्सपेंस, कोई सा भी खर्चा, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कोई सा भी खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, XYZ कोई सा भी खर्चा हो, ऑल एक्सपेंसेस आर ऑलवेज हैविंग अ डेबिट बैलेंस। सारे एक्सपेंसेस के हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं, कोई सा भी खर्चा हो, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट। असेट अकाउंट, जितने भी आपके असेट हैं, ऑल असेट्स आर ऑलवेज हैविंग अ डेबिट बैलेंस। चाहे फिक्स असेट हो चाहे करंट असेट हो, सारे असेट्स के हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं। ड्राइंग अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST, तो मैंने बताया था ये भी वैसे भी ये आपके असेट होते हैं, और अभी मैंने बताया असेट के कौन से बैलेंस होंगे, डेबिट। तो इन सारे के भी कौन से बैलेंस होंगे, हमेशा डेबिट बैलेंस होंगे। कौन से बैलेंस होंगे? डेबिट बैलेंस होंगे, राइट। इसी तरीके से ये अकाउंट्स हैं जिनके हमेशा क्रेडिट बैलेंस होते हैं,
ये अकाउंट है जिनके हमेशा क्रेडिट बैलेंस होते हैं। सेल्स हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, कभी इसका डेबिट बैलेंस नहीं आएगा सेल्स अकाउंट का। परचेज रिटर्न एंड रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न एंड रिटर्न आउटवर्ड हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। लायबिलिटीज, कोई सी भी लायबिलिटी हो, करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कोई सी भी लायबिलिटी हो, हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा, जितनी भी आपकी इनकम से हमेशा क्रेडिट होंगे। प्रोविजन एंड रिजर्व, अब ये क्या होता है प्रोविजन रिजर्व, ये मैं आपको टर्म 2 में पढ़ाऊंगा। अभी बस इस चैप्टर के लिए इतना सा ध्यान रख लीजिए, अगर कोई प्रोविजन अकाउंट या रिजर्व अकाउंट अगर आता है तो उसका कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। अब ये होते गए हैं, ये भी अपन टर्म 2 में पढ़ेंगे। अभी बस इस समय बस इतना सा ध्यान रख लीजिए कि अगर कोई प्रोविजन अकाउंट या रिजर्व अकाउंट दे रखा है क्वेश्चन में तो उसका कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी, ये सब आपकी लायबिलिटीज होती हैं, तो इसलिए इनका भी हमेशा क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। तो ये लिस्ट आपको लर्न करनी है। ये ऐसे अकाउंट हैं जिनके हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं, और ये ऐसे अकाउंट हैं जिनके हमेशा कौन से बैलेंस होंगे, क्रेडिट बैलेंस होंगे, कभी इसका डेबिट बैलेंस नहीं होगा। राइट, देखो निकालो बुक का, ये आज की डेट में लर्न हो जानी चाहिए आपको। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 2, टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 2। Illustration number 2, page number 14.6. Illustration number 2, page number 14.6. क्या कह रहा है, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ श्री केशव चंद गोपाल चंद ऑन 31 मार्च 2018। आपको देखो अकाउंट दे रखे हैं और अकाउंटों के आगे उनके बैलेंस दे रखे हैं, बैलेंस दे रखे हैं, ठीक है ना। अब इससे अपन को ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो सबसे पहले ऊपर अपन लिखेंगे ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस एज ऑन, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2018। यहां लिखेंगे सीरियल नंबर, यहां लिखेंगे नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट, उसके बाद यहां लिखेंगे लेजर फोलियो, उसके बाद लिखेंगे अमाउंट डेबिट, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। जैसे सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, तो स्टॉक आपका क्या होता है, असेट होता है, स्टॉक इज योर असेट। और अभी मैंने बताया जितने भी हमारे असेट हैं, सारे असेट्स के हमेशा कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस होते हैं। तो स्टॉक हमारा असेट है और असेट का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। परचेज, अभी मैंने आपको बताया परचेज अकाउंट है, इस परचेज अकाउंट का भी हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो किसका डेबिट बैलेंस होगा, कितना, 85,000। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, परचेज रिटर्न अकाउंट का हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, कितना है, 5,000। उसके बाद है सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट का भी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, सेल्स अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, कितना, 1,60,000। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न है, इस सेल्स रिटर्न अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट का हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। कितना दे रखा है, 6,200, 6,200। उसके बाद रेंट, रेंट आपको दे रखा है कितना, 1,200। तो रेंट अकाउंट है, इसका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, कितना, 1,200।
उसके बाद है सैलरी। सैलरी अकाउंट है, इसका सैलरी हमारा एक्सपेंस है और सारे एक्सपेंसेस के हमेशा कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस होते हैं। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट, ये भी आपका एक्सपेंस है। एडवर्टाइजमेंट इज आल्सो योर एक्सपेंस। तो अभी बताया सारे एक्सपेंसेस के कौन से बैलेंस होंगे? डेबिट बैलेंस होंगे। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड आपकी इनकम है। कमीशन रिसीव्ड इज योर इनकम। कमीशन रिसीव्ड आपकी इनकम है। तो जितनी भी आपकी इनकम्स होती हैं उनके हमेशा कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। कितने? 1440। फिर डिस्काउंट के आगे लिखा है क्रेडिट, तो उसके आगे तो बता ही रखा है आपको कि ये क्रेडिट है, मतलब इसका क्रेडिट बैलेंस है। तो डिस्काउंट क्रेडिट दे रखा है आपको, कितना? 710। फिर है आपका फर्नीचर। तो फर्नीचर आपका असेट होता है और अभी मैंने बताया आपको कि जितने भी आपके असेट हैं सारे असेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं। कितने? 6000। असेट का हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। मशीनरी, मशीनरी इज आल्सो योर असेट। मशीनरी भी आपकी असेट है, तो जितनी भी असेट है सबका कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा। डेटर्स, डेटर भी आपके असेट होते हैं। डेटर भी आपके क्या होते हैं? असेट होते हैं और इन असेट्स का कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा 26000। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है। क्रेडिटर आपकी क्या है? लायबिलिटी है और लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होगा? लायबिलिटीज का होगा क्रेडिट बैलेंस। जितनी भी आपकी लायबिलिटीज हैं उन सारी लायबिलिटीज का हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। उसके बाद है 15 बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल, तो बिल रिसीवेबल क्या है? ये आपका असेट होता है, ये ध्यान रखना। बिल रिसीवेबल, ये पूरा चैप्टर अभी पढ़ेंगे अपन। बिल रिसीवेबल तो आपका असेट होता है और असेट में करंट असेट होता है। और बिल्स पेबल, बिल्स पेबल आपकी करंट लायबिलिटी होती है। तो बिल्स पेबल आपका असेट है, करंट असेट, यानी इसका कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। और बिल्स पेबल ये आपकी लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी, तो इसका कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट। तो बिल रिसीवेबल है, ये हमारा असेट होता है, तो इसका कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल हमारी करंट लायबिलिटी होती है। बिल्स पेबल इज आवर करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होगा कितना? 2500। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आपका असेट है। कैश इन हैंड इज आवर असेट और असेट्स के कौन से बैलेंस होंगे? डेबिट बैलेंस होंगे। कितने? 11220। 18 बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये जो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है, दिस बैंक ओवरड्राफ्ट इज आवर लायबिलिटी और लायबिलिटीज के कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट पे हम इंटरेस्ट पे करेंगे। ये जो ओवरड्राफ्ट है इस पे हम इंटरेस्ट पे करेंगे। इट मींस दिस इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इज आवर एक्सपेंस। ये जो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है ये हमारा एक्सपेंस हो गया। ओवरड्राफ्ट पे हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो इट इज आवर एक्सपेंस। और एक्सपेंसेस के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस होते हैं, तो इसका डेबिट बैलेंस होगा। फिर एक कैपिटल, जो कैपिटल है, कैपिटल इज आवर लायबिलिटी और कैपिटल का हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। उसके बाद ड्राइंग, ड्राइंग्स अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। जो ड्राइंग अकाउंट है इसका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। कितना? 7800। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, तो ये जो आपका इनपुट सीजीएसटी है तो ये भी आपका असेट होता है, तो इसका कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा। इनपुट, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी,
तो ये जो इनपुट SGST है ये भी आपका असेट है, तो इसका भी कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा। उसके बाद आउटपुट है, उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको? आउटपुट CGST। आउटपुट CGST, तो आउटपुट CGST जो है ये आपकी लायबिलिटी है, तो इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। फिर आउटपुट आउटपुट SGST, आउटपुट SGST ये भी आपकी लायबिलिटी है, तो इसका भी कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। अब अगर आपने ये डेबिट क्रेडिट एकदम सही लिखे हैं तो इसका जो टोटल है वो इक्वल आएगा। तो जैसे इसका टोटल आ रहा है 2,58,400, तो इसका भी टोटल ये आएगा 2,58,400। तो इस तरीके से ये ट्रायल बैलेंस आपका प्रिपेयर होता है। समझ में आई बात?